हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं चैनल रे स्टडीज़ पर। और ये है वन प्रॉब्लम अ डे की वीडियो सीरीज़। इस वीडियो सीरीज़ में हम एक प्रॉब्लम डेली करते हैं। ये प्रॉब्लम रैंडमली कोई भी हो सकती है और इस प्रॉब्लम को करने का मतलब होता है कि हम उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर पाएँ ताकि हमारा आराम से रिवीजन हो जाए। ये वीडियो आप रात को सोने से पहले या खाना खाते वक्त भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके हाथ में किताब भी नहीं है तो। क्योंकि इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात जो है वो ये है कि आप सिर्फ एक रिवीजन करना चाहते हो सिर्फ देख करके। ओके, आज का जो हमारा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है द वर्क डन बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज दिस एंड मोल्स of real gas are made to undergo isothermal process show that the work done is this much। यहाँ पर हमें वर्क डन दे रखा है, वर्क डन हमें पता है इसके बराबर होता है, ये बात तो हमें पता भी है। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि रियल गैस को हमने एन मोल्स ऑफ रियल गैस है हमारे पास जिसको हमने आइसोथर्मल प्रोसेस उसमें किया, यानी कि ऐसा समझ लो आपने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, तो हमें जो वर्क डन होगा बाय द रियल गैस विल बी दिस मच, ये हमें शो करना है। ओके, चलिए इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना शुरू करते हैं एंड लेट्स सी कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। देखो, जब आप आइसोथर्मल की बात करते हो तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो है। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप परफेक्ट गैस की बात करते तो परफेक्ट गैस में क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। परफेक्ट गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यानी कि ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने फिक्स कर रखे हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट एंड टेम्परेचर आपने कांस्टेंट किया हुआ है, तो यानी कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगा सकते हो। बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो बॉयल्स लॉ के हिसाब से, यानी कि पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। तो ये आपका आ गया बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। अब अगर आप परफेक्ट गैस लेते हो किसी कंटेनर में और वर्क डन बाय द गैस निकालना चाहते हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 ऑफ P dV। अब अगर आप डायमेंशनली चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। प्रेशर की डायमेंशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया की डायमेंशन होती है प्रेशर की, और dV वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम होता है V। तो एरिया की डायमेंशन होती है L2, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है V की पावर 3। तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा सिर्फ L। और फोर्स की डायमेंशन फोर्स की ही है, तो फोर्स और लेंथ L की डायमेंशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, आपको पता ही है। तो यानी कि इसकी डायमेंशन वर्क की ही है। ऑलराइट, तो जब इसको आप सॉल्व करते, अगर परफेक्ट गैस के लिए पूछा होता, ऑफ कोर्स हमें परफेक्ट गैस के लिए नहीं पूछा है, हमें रियल गैस के लिए वर्क निकालना है, बट हम परफेक्ट गैस भी रिवीजन कर सकते हैं यहाँ पर। तो प्रेशर की जगह आप क्या डाल सकते हो, प्रेशर की जगह आप डाल सकते हो एन आर टी बाई वी। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर प्रेशर की जगह डालेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन V1 टू V2, प्रेशर के लिए आ जाएगा एन आर टी बाई वी एंड देन वी हैव दिस डी वी। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो एन आर टी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा एन आर टी वॉल्यूम, इंटीग्रेशन V1 से V2 तक, एंड यू हैव डी वी बाई वी। और डी वी बाई वी की इंटीग्रेशन होती है एल एन वी। तो वो इंटीग्रेशन हम यहाँ पर लिख देंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो इसको आगे करते हैं। W इज इक्वल टू एन आर टी आ गया, और 1 बाई वी डी वी का इंटीग्रेशन होता है एल एन वी, आई सपोज ये आपको पता होगा, और लिमिट्स लग रही हैं इस पे V1 से लेकर के V2 तक। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास एन आर टी एल एन V2 माइनस एल एन V1। ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ इतने पार्ट के लिए है, एन आर टी तो कॉन्स्टेंट बाहर है। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, तो यही चीज़ हो जाएगी आपकी एन आर टी एल एन V2 बाय V1। अगर आप इसको लॉग के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉग बेस 10 के लिए। ओके, बॉयल्स लॉ भी हमने देखा था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो आप यहाँ से V2 बाई V1 की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो वो आएगी P1 बाय P2। तो आप यही वर्क की एक्सप्रेशन, वर्क दिस इज वर्क बाय परफेक्ट गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये बात याद रखना। वॉल्यूम V1 कम है, V2 ज़्यादा है। तो
ये वर्क का फॉर्मूला आपका आएगा W इज इक्वल टू nRT ln, और V2 बाई V1 की जगह आप लिख सकते हो P1 बाय P2। ओके, तो ये चीज बहुत इजी होती अगर हमसे परफेक्ट गैस के लिए पूछा होता, पर हमसे परफेक्ट गैस के लिए नहीं पूछा है, हमसे रियल गैस के लिए पूछा है। तो रियल गैस के लिए करने से पहले एक बार जरा रियल गैस के फॉर्मूले को देख लेते हैं, यानी वैन डर वाल इक्वेशन को देख लेते हैं। देखो, जब आप परफेक्ट गैस की बात करते हो, परफेक्ट गैस का मतलब है कि जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वैसे तो काफी सारी अजम्पशंस हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं दो, सिर्फ मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। परफेक्ट गैस में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट assumptions लेते हैं परफेक्ट गैस में। पहली assumption ये होती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मासेस हैं। मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। पॉइंट का मतलब है कोई भी स्पेस, कोई भी डायमेंशन उसकी नहीं होती, तो यानी कि वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। तो इसके अंदर आपने कई सारे पार्टिकल्स डाल दिए, तो हर एक पार्टिकल के पास घूमने के लिए पूरा का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल है। अब आप खुद सोचो, क्या ये बात लॉजिकल है? अगर ये वाला पार्टिकल है तो इस पार्टिकल के पास ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम घूमने के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स ने जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। पर क्योंकि परफेक्ट गैस में हम ये मानते हैं कि सारे पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल्स हैं, तो उन्होंने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करा। तो आइडियली अगर आप परफेक्ट गैस की बात करते हो तो किसी भी पार्टिकल के पास रोम अराउंड करने के लिए, घूमने के लिए कंप्लीट वी वॉल्यूम अवेलेबल है, कंप्लीट वी वॉल्यूम अवेलेबल है। ये पहली अजम्पशन है परफेक्ट गैस में। और दूसरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है इनके बीच में आपस में कोई भी, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगा रहा। नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं जरा रियल गैस की। रियल गैस में पहली assumption, जो पार्टिकल्स पॉइंट पार्टिकल्स हैं, नहीं, पार्टिकल्स हैव मॉलिक्यूल्स हैव फाइनाइट साइज। मॉलिक्यूल्स का एक फाइनाइट साइज है, तो अगर फाइनाइट साइज है तो लेट सपोज इस मॉलिक्यूल का इतना साइज है, दूसरे मॉलिक्यूल का इतना साइज है, तो इस वाले वॉल्यूम ए के पास कंप्लीट स्पेस अवेलेबल नहीं है घूमने के लिए, क्योंकि कुछ स्पेस, कुछ वॉल्यूम पार्टिकल बी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो यानी कि पार्टिकल ए के पास पूरा का पूरा वी वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है घूमने के लिए। उस वी में से आपको कुछ वॉल्यूम जो बाकी मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, जो आपको पता है, आप बीट से लिखते हो, जिसको को वॉल्यूम बोलते हैं, जो आज अभी हम देखेंगे। इसको को वॉल्यूम बोलते हैं और अभी हम देखेंगे इसको। दूसरी चीज ये बोली गई कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ऑफ कोर्स अगर आप बीच का कोई पार्टिकल लेते हो, लेट सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल बीच में है, तो हर एक पार्टिकल इसके आसपास है, पूरा स्फीयर बना हुआ है, तो इसके ऊपर अट्रैक्शन सब डायरेक्शन में है। तो बीच में जो पार्टिकल है उसके ऊपर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हर डायरेक्शन में है, तो वो सब कैंसिल आउट हो गई। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि रियल गैस में बीच के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्योंकि कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो वो करीब करीब परफेक्ट गैस जैसा बिहेव करता है। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को मद्देनजर रखते हुए ये बात बोली जा सकती है। पर जो पार्टिकल्स कोने पर हैं, जो वॉल से इंटरेक्ट करने वाले हैं, उनके तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल्स हैं, बाकी डायरेक्शन में नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी और उस वजह से इसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी वजह से प्रेशर में कमी आएगी। तो प्रेशर में भी आपको कुछ कमी लानी है, तो यानी कि परफेक्ट गैस का जो प्रेशर होता उसमें से आप कुछ कम करोगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमने परफेक्ट गैस की इक्वेशन लिखी है PV इज इक्वल टू nRT, मैं थोड़ा सा परफेक्ट करने के लिए, ताकि हमें क्लियर रहे, I लगा देता हूँ टू स्पेसिफाई दैट दिस इज फॉर आइडियल कंडीशंस। तो आपको इसमें कुछ कमी करनी है और इसमें भी कुछ कमी करनी है, यानी कि आपको करेक्शन करना है, और करेक्शन करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिलती है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं वैन डर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। तो यही हम देखते हैं जरा। हमने ये बात देख ली कि जो हमारे पास आइडियल गैस है उसके लिए
जो फॉर्मूला है वो है PIVI इज इक्वल टू nRT। अब आप इसमें एक एक करके करेक्शन करते हैं। सबसे पहली करेक्शन हम करते हैं इन वॉल्यूम टर्म, करेक्शन इन वॉल्यूम टर्म। अगर आप वॉल्यूम टर्म में करेक्शन करना चाहते हो तो आप ये देखो कि आपके पास एक जार है जिसके अंदर एक बीकर ले लेते हैं और ये पूरा कवर्ड है ताकि कोई गैस बाहर ना निकले। ओके, और इसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं, कई सारे पार्टिकल हैं। अब हर पार्टिकल के पास एक ऐसा स्फीयर है, एक ऐसी स्पेस है जिसको वो घूम सकता है, रोम अराउंड कर सकता है। वो वॉल्यूम, इस जार का कंप्लीट वॉल्यूम तो V है, पर ये V वॉल्यूम हर एक पार्टिकल के लिए अवेलेबल नहीं है घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप कोई एक पार्टिकल बनाते हो, लेट्स सपोज मैं इस पार्टिकल को बना रहा हूं, तो ये वाला पार्टिकल इस तरीके से होगा जिसका कुछ रेडियस होगा r। इसी तरीके से आप कोई भी दूसरा पार्टिकल ले सकते हो। लेट्स सपोज मैंने एक दूसरा पार्टिकल ले लिया ये वाला, और इसका वॉल्यूम है, ये मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं, ये इस तरीके से है। तो ये दोनों जब साथ में कोलाइड कर रहे होंगे, यानी कि इस स्टेज में, जिस स्टेज में मैंने बनाया है, तो ये इतना रीजन कंप्लीट दूसरे वॉल्यूम के लिए अवेलेबल नहीं है, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल नहीं है आने के लिए। और इसका रेडियस कितना होगा, छोटे वाले का r, इसका r, तो इस कंप्लीट बड़े रेडियस का, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा 2r। एंड दिस वॉल्यूम, दिस ग्रीन वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एक्सक्लूजन। दिस ग्रीन वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि ये वाला वॉल्यूम बाकी दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल नहीं है, इतना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। तो एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो है Vm, ठीक है। और जो ये दो मॉलिक्यूल मिल करके एक कंप्लीट स्फीयर बना रहे हैं बड़ा, जिसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल यहां नहीं आ सकता है, उसके लिए ये वाला मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है, बाकी मॉलिक्यूल, बाकी स्पेस अवेलेबल है, ये वाली स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो इस को हम बोलते हैं Vs, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एक्सक्लूजन, वॉल्यूम ऑफ एक्सक्लूजन। और ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, यानी कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो अगर आप देखो तो Vs किसके बराबर होगा, Vs होगा 8 टाइम्स Vm। क्यों होगा? क्योंकि Vs किसके बराबर है 4/3 पाई Vs का रेडियस विच इज 2r एंड क्यूब। तो यहां से आंसर आएगा 4/3 पाई 8 r क्यूब, और इतना हिस्सा तो Vm ही है ना, एक मॉलिक्यूल का रेडियस, तो इट इज इक्वल टू रेडियस r, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स Vm, जो जस्ट मैंने अभी कहा। ओके, अब एक काम करते हैं, हमें कंप्लीट वॉल्यूम में से, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम यहाँ पर जो कांस्टेंट लिखेंगे, जिसको मैं अभी के लिए b बोल देता हूँ, चलो, कि हम इसमें से इस वॉल्यूम में जो करेक्शन किया वो हमने b माइनस कर दिया, क्योंकि इतना वॉल्यूम बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल नहीं है घूमने के लिए, या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए घूमने के लिए। या आप ये कह सकते हो कि ये वो वॉल्यूम है जो इफेक्टिवली मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल है टू रोम अराउंड। तो और इस b को मैं बोलता हूं को वॉल्यूम, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो कि आप एक इस तरीके से एक सिलेंडर ले लो, क्लोज रखना ताकि गैस ना बाहर निकले। सबसे पहले इसमें एक मॉलिक्यूल लेकर के आओ। अब मैं इसके अंदर एक मॉलिक्यूल लाया, वो मैंने यहां पर रख दिया। अब इस एक मॉलिक्यूल के लिए फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है घूमने के लिए, पूरा ही वॉल्यूम अवेलेबल है V, क्योंकि कोई और मॉलिक्यूल है ही नहीं। फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा, एक तो V वॉल्यूम तो अवेलेबल होगा, उस V में से आप कुछ माइनस करोगे क्योंकि कंप्लीट V तो अवेलेबल नहीं होगा। तो अब सेकंड मॉलिक्यूल जब आप लेकर के आओगे तो सेकंड मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल दोनों का एक Vs अवेलेबल नहीं होगा, बाकी सारा अवेलेबल होगा। तो आप लिख सकते हो इसको 2 - 1 टाइम्स Vs। 2 - 1 ही आएगा, तो Vs ही, V में से आप Vs माइनस करोगे। फॉर थर्ड मॉलिक्यूल के लिए कितना स्पेस अवेलेबल होगा, V माइनस, अब एक और आ जाएगा, तो एक इन दोनों का Vs और एक इन दोनों का Vs, यानी कि 2 Vs अवेलेबल नहीं होगा। तो आप इसको लिखोगे 3 - 1 Vs। इतनी स्पेस अवेलेबल होगी तीसरे मॉलिक्यूल के लिए टू रोम अराउंड। इसी तरीके से फॉर nth
nth मॉलिक्यूल। nth मॉलिक्यूल के लिए कितनी स्पेस अवेलेबल होगी? v माइनस n माइनस वन टाइम्स vs। तो ये स्पेस अवेलेबल है nth मॉलिक्यूल के लिए घूमने के लिए। तो पहले मॉलिक्यूल के लिए इतनी, दूसरे के लिए इतनी, तीसरे के लिए इतनी, इसी तरीके से nth के लिए इतनी। तो ऑन एन एवरेज हर एक मॉलिक्यूल के लिए अगर बोली जाए एवरेज पे, तो वो कितनी स्पेस अवेलेबल होगी? तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ऑन एन एवरेज, एवरेज के लिए आप ये निशान लगाते हो बार, कितनी अवेलेबल होगी? 1/n आप समेशन कर दोगे जितनी हर एक के लिए अवेलेबल है। तो पहले के लिए v अवेलेबल थी, दूसरे के लिए v माइनस 2 माइनस 1, इसी तरीके से कई सारे होंगे। तो आप यहां पर i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक कर दो और i माइनस 1 कर दो टाइम्स vs। ओके, अब जब आप इसका समेशन करते हो आप i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक i माइनस 1 का, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक बार करके देखते हैं। पहले i की वैल्यू 1 रखते हैं तो आंसर 0, i की वैल्यू 2 रखते हैं तो आंसर 1, i की वैल्यू 3 रखते हैं तो आंसर 2। इस तरीके से चलता रहेगा और कहां तक जाएगा ये लास्ट? i की वैल्यू n तक, यानी n माइनस 1 तक। तो ये तो AP हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका आंसर क्या होता है? सम का फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए? जितनी भी टर्म्स हैं डिवाइडेड बाय 2, पहली टर्म जो कि 0 है, उसके बाद जितनी भी टर्म्स है उसमें से -1, तो n टर्म्स है तो क्या हो जाएगा ये? n माइनस 1 और d यानी कि दोनों का कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस जो कि है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर कितना आया? लास्ट टर्म है n बाय 2, n माइनस 1। तो इसको आप यहां पर डालोगे, एक n से एक n कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा v माइनस n माइनस 1 टाइम्स vs डिवाइडेड बाय 2। अब फॉर लार्ज n, अगर आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि ऑब्वियसली होते हैं, तो आपका एवरेज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कितना आएगा? v माइनस, ये 1 तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, वी कैन नेग्लेक्ट 1, तो 1 नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा n बाय 2 vs। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जो vs था वो 8 vm के बराबर है, तो वो चीज हम यहां पर डाल देंगे अब। तो आंसर आएगा v माइनस n बाय 2 और 8 vm, तो ये कैंसिल होकर के 4 आएगा, तो टोटल आंसर आएगा v माइनस 4 n vm। और यही चीज होती है जो आपके टोटल वॉल्यूम में से आप सब्सट्रैक्ट करते हो, एंड दिस इज कॉल्ड b, दिस इज कॉल्ड को वॉल्यूम। तो आपने वॉल्यूम में करेक्शन कर लिया। हम करेक्शन करना चाहते थे इस फॉर्मूले में, आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले में। पहले हमने वॉल्यूम टर्म में करेक्शन करना चाहते थे, वो हमने कर लिया। तो वॉल्यूम टर्म में करेक्शन करके हमने कितना आंसर लिखा है, इसको अभी मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रेश पेज पे। v माइनस 4n, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट वी हैव, एंड vm। यहां तक आई होप क्लियर हो गई होगी सारी चीजें, और इसको अब लिख देते हैं हम एक बारी। ओके, तो PI VI इज इक्वल टू nRT। हमने PI अभी प्रेशर टर्म्स में करेक्शन नहीं करा है, बट वॉल्यूम टर्म में करेक्शन हमने कर लिया है रियल गैस के लिए, तो वो हो चुका है V माइनस 4n VS इज इक्वल टू nRT, और इसी चीज को हम बोल रहे हैं B। तो ये हो गया हमारा PI V माइनस B इज इक्वल टू nRT। अब हम करते हैं जरा प्रेशर टर्म में करेक्शन। तो सेकंड चीज हमारी आती है करेक्शन इन प्रेशर टर्म। अब प्रेशर टर्म में करेक्शन करने के लिए आप इन्वोक करोगे ये वाली अजम्पशन। हमने अजम्पशन लिखी थी यहां पर, ये रही, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बट देयर आर इन फैक्ट सम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये वाली चीज हम यहां पर यूज करेंगे। अब आपके पास अगेन आपने एक सिलेंडर लिया है जिसके अंदर गैसेस हैं। अब जो गैसेस में जो सेंटर में पार्टिकल है, जो सेंटर में पार्टिकल्स हैं, उनको तो चारों तरफ अट्रैक्शन मिल रही है, तो सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेंटर के पार्टिकल्स के लिए तो करीब करीब कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि हर डायरेक्शन में है। पर जो
बाउंड्रीज पर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए सिर्फ आधी जगह पर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और आधे में नहीं है क्योंकि वॉल आ गई, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, जिसकी वजह से आप मोमेंटम कंजर्वेशन से भी समझ सकते हो, जिसकी वजह से प्रेशर में कुछ कमी आएगी। तो जो आइडियल गैस का प्रेशर होना चाहिए उसमें से कुछ कम हो जाएगा, तो आपको रियल गैस का प्रेशर मिलेगा। आइडियल गैस का प्रेशर आप P दिखा रहे हो, PI माइनस, और जो डेल्टा P होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। तो आप इस चीज को यहां पर लिख सकते हो। हाँ, एक सेकेंड हैंग हो गया। हाँ, अब ठीक है। तो डेल्टा P की जगह आप लिख सकते हो a प्राइम n स्क्वायर बाय v स्क्वायर, और इस चीज को a प्राइम n स्क्वायर को आप एक दूसरी टर्म से दिखा सकते हो विच इज कॉल्ड जस्ट a बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फॉर n मॉलिक्यूल्स। तो इट इज pi माइनस a बाय v स्क्वायर, दिस इज प्रेशर ऑफ रियल गैस। तो यहां से pi की वैल्यू कितनी आएगी, pi की वैल्यू आ जाएगी p प्लस, क्योंकि ये वाली चीज उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, p प्लस a बाय v स्क्वायर। तो हमने vi को करेक्ट कर लिया और ऐसे लिखा। अब हमने pi को करेक्ट कर लिया और ऐसे लिखेंगे। तो कंप्लीट हम तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम कंप्लीट लिख सकते हैं, पहले हम परफेक्ट गैस दोबारा लिख देते हैं, pi vi इज इक्वल टू nRT, और ये हो जाएगा आपका pi आपने लिख दिया है p प्लस a बाय v स्क्वायर, और vi आपने करेक्ट करके लिख दिया है v माइनस b, और आगे है आपके पास nRT। फॉर 1 मोल ऑफ गैस किया था हमने, तो इसको हम 1 लिखेंगे तो सिर्फ RT। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर परफेक्ट, आई एम सॉरी, दिस इज योर इक्वेशन फॉर रियल गैस, और यू कॉल दिस एज वैन डर वाल गैस। तो यहां तक हम समझ चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन में वर्क डन निकालते हैं फॉर आइसोथर्मल कंडीशन। तो वर्क डन अगर आप निकालना चाहते हो, अच्छा इसी चीज को आप अगर लिखना चाहते हो रियल गैस इक्वेशन के टर्म्स में, रियल गैस में तो लिख चुके हैं हम, इसी चीज को अगर आप लिखना चाहते हो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में आप कैसे लिखोगे, आपको n इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखने के लिए आपको n इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो n कहां कहां लगेगा ये आप सोचो, एक सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको सोचने के लिए। आई सपोज आप सोच पाए होंगे, क्योंकि देखो a किसके बराबर था, a आपका था a प्राइम n स्क्वायर, a आपका था a प्राइम n कैपिटल N स्क्वायर। अब आप स्मॉल n के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आपको यहां पर n स्क्वायर मिलेगा, है ना, क्योंकि स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट रीजन, इन वट एवर रीजन दैट यू आर स्पेसिफाइंग। तो आप इसी चीज को लिख सकते हो स्मॉल n के टर्म्स में p प्लस a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ये तो हो गया पहला। उसके बाद v माइनस, यहाँ पे सच कोई स्क्वायर नहीं था तो ये आएगा b n या n b वट एवर इज इक्वल टू nRT। तो ये आपकी वैन डर वाल इक्वेशन है फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर n मोल्स ऑफ गैस, आई एम सॉरी, फॉर n मोल्स ऑफ गैस। तो अब इसके लिए आप वर्क डन निकालते हो फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए निकालना चाहते हो वर्क डन, तो अगेन बिल्कुल वही तरीका है जो हमने अभी परफेक्ट गैस के लिए किया था। परफेक्ट गैस के लिए हमने इस तरीके से PV इज इक्वल टू nRT लिया, वर्क डन का फॉर्मूला लिखा, P की वैल्यू लिखी और P की वैल्यू यहाँ पर P की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी और आंसर निकाल दिया। बिल्कुल इसी तरीके से हम रियल गैस के लिए भी करेंगे। अब तो रियल गैस की इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, और जो हमने लिखी हुई है यहाँ पर, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं दोबारा। तो ये है आपके पास P प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर एंड v माइनस b n इज इक्वल टू nRT। वर्क डन का फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन v1 टू v2 ऑफ p dv। तो यहां पर आप p निकाल लेते हैं, पहले यहां से p निकाल लो और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। p की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, पहले तो इस वाले टर्म को भेज देते हैं इधर,
तो ये हो जाएगा nRT बाई वी माइनस बी एन। उसके बाद इस वाले टर्म को भेज देंगे, ये प्लस में उधर माइनस में जाएगी, माइनस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। इसके बाद ये प्रेशर की जगह आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो वर्क डन की वैल्यू आपके पास आएगी इंटीग्रेशन v1 टू v2 पी डीवी। पी में दो पार्ट हैं तो मैं दो के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करूंगा। तो पहले के लिए हो जाएगा एन आर टी बाई वी माइनस बी एन डीवी, और दूसरे के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन v1 टू v2 ऑफ p इज ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर एंड डीवी। अब इस वाली टर्म को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, अगले पेज पे करें, अगले पेज पे कर लेते हैं। ये है nRT बाई VBN। तो P इज इक्वल टू, आई एम सॉरी नॉट P, वर्क, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं। तो वर्क फॉर रियल गैस ऑफ कोर्स इज इक्वल टू, दोबारा लिख लेता हूं मैं, V1 टू V2 P dV। P का पहला टर्म था nRT बाई V माइनस BN। ओके, तो V माइनस BN dV, और दूसरा पार्ट था इंटीग्रेशन v1 टू v2, और ये था आपका an स्क्वायर बाय v स्क्वायर dv। nRT कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा nRT, और 1 बाय v माइनस bn की इंटीग्रेशन हो जाएगी ln v माइनस bn, और लिमिट लग रही है इस पर v1 से लेकर के v2 तक, माइनस an स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 बाय v स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय v, और लिमिट लग रही है v1 से लेकर के v2 तक। तो ये आ जाएगा आपका nRT ln v माइनस v2, लिमिट्स लगा देंगे, v2 माइनस bn डिवाइडेड बाय v1 माइनस bn, माइनस 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 प्लस प्लस an स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय, लिमिट लगा देंगे, 1 बाय v2 माइनस 1 बाय v1। सो दिस विल बी द वर्क डन बाय द रियल गैस in an isothermal expansion, and this is the solution of the problem that we have started with and we wanted to solve. This was the problem. तो इसका आंसर आपका ये प्रूव करना था हमें, एंड देख लो वर्क डन रियल गैस के लिए ये प्रूव करना था, और यही हमारा आ गया। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ रिवीजन हो गई होगी। मेरा पर्सपेक्टिव इस वीडियो से सिर्फ आपको रिवीजन कराना था, और आई होप आपकी रिवीजन हुई होगी कुछ किसी न किसी चीज़ की। तो चलिए अगले सेट करेंगे हम कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।